हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि हम आपको टॉपिक करा रहे हैं बिलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म। इसका हमने इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में आपको दे दिया है। आप जाएं प्लेलिस्ट में और वीडियो को देख लें। और क्वथनांक उन्नयन के कितने टॉपिक होते हैं? 4 नहीं, अणुसंख्य बिलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म के 4 टॉपिक हैं। 4 टॉपिक में पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, उसके बाद दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन जो अभी हम आपको पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद होगा हिमांक का अवनमन, तीसरा और चौथा होगा परासरण दाब। तो ये दूसरा वीडियो है बिलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म का, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद में आ गया है, अब इसी के अंदर ये दूसरा टॉपिक है, यहाँ पर दूसरा लिखना चाहिए था हमको। ये दूसरा टॉपिक है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हो गया है। राउल्ट के नियम के अनुसार उसको हमने बता भी दिया, उसका फार्मूला भी सिद्ध करा दिया था। अब ये है क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। सबसे पहले आप जाने क्वथन क्या होता है, यानी कि कोई भी द्रव उबलता क्यों है, कैसे उबलता है। जब आपको बता दें कि जब किसी बिलियन का वाष्प दाब, निकलने वाली जो वाष्प होती है उसका दाब, वायुमंडलीय दाब यानी वायुमंडलों में विभिन्न गैसें हैं उनका दाब जब एक दूसरे के बराबर हो जाता है तो वह द्रव उबलने लगता है। ऐसे इस समय जब वायुमंडलीय दाब ज़्यादा हो और आपका द्रव रखा हो नॉर्मल ताप में तो वो उबलता नहीं है और उसमें कोई वाष्प ऐसी खास नहीं निकलती है। लेकिन अब जब पानी को उबालेंगे तो क्या होगा, जितने ताप पर उसका हम उबालेंगे तो उसमें जब गैस निकलना स्टार्ट होगी वो उबलने लगेगा, क्वथन करेगा, तो उस समय समझ लीजिए कि उसी समय वायुमंडलीय दाब बराबर हो गया है। जैसे एक पात्र लेते हैं, ये पात्र लिया और इसमें एक द्रव भर दिया, इसको हम गर्म करेंगे। इसको हम गर्म करेंगे तो जब इसको गर्म करेंगे तब इसका जो वायुमंडल का ऊपर से दाब लग रहा है, कौन सा दाब? वायुमंडल का दाब ये लग रहा है। और यहाँ से निकलने वाली वाष्प दाब जब बराबर हो जाते हैं तो वह द्रव क्वथन करने लगता है, उबलने लगता है। तो इसी आधार पर ही इस टॉपिक को हम समझ सकते हैं क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को समझना है तो इन लाइनों को पढ़ना होगा। कहता है कि किसी वाष्पशील विलायक में, ये वाष्पशील विलायक मान लें इसी बिलियन को, कैसा? वाष्पशील विलायक, और जिसमें परत बनाएंगे विलायक के ही कण, इसके पृष्ठ पर, पृष्ठ मतलब सतह, जो अंतिम सतह होगी, ये एक वाष्पशील विलायक है जो वाष्प बनाएगा। एक पात्र में रखा हुआ है वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील, यही मेन लाइन है, यही मेन पॉइंट है, अवाष्पशील विलेय, यानी कि अब इसमें ही, अब इसके इसी में नहीं, दूसरा इसका एक और बर्तन इसी का रूप बना लेते हैं। इसमें हमने घोल दिया है अवाष्पशील विलेय, इसमें हम घोलेंगे अवाष्पशील विलेय, ये घोल दिया, इसी विलायक में घोल रहे हैं। तो ये विलेय पदार्थ हैं जो नीले नीले कण दिख रहे हैं। अब विलेय और विलायक जब दोनों मिल जाते हैं तो ये बन जाता है बिलियन। क्या बन जाता है? बिलियन। अब ये बन गया बिलियन। यही पात्र है, पहले ये विलायक था और इसमें हमने अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिए। कारण क्या है? जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर ये सतह घेर लेते हैं, कुछ स्थानों पर अपनी उपस्थिति बताते हैं। जैसे ये पहले परत थी काय की, सभी विलायक के कणों की, अब इसमें विलेय भी शामिल हो गए। अब ये पृष्ठ को छोड़ने को तैयार नहीं होते और वाष्प अवस्था में भी नहीं जाते। जब आप वाष्प अवस्था में नहीं जाएंगे तो इससे ऊपर उठने के कोई चांस भी नहीं होते हैं। जब ये वाष्प के कण बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कैसा पदार्थ है?
अबाष्पशील, बाष्प ना बनाने वाला। अबाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर उसका बाष्प दाब कम हो जाता है, इसी कारण कम हो जाता है क्योंकि ये सतह को घेर लेते हैं और विलायक अकेला होता है। तो ये है विलायक और ये है विलयन। विलयन में दोनों चीज़ें हैं, विलायक और विलेय दोनों पदार्थ हैं, तो घोला जाता है और इसका बाष्प दाब कम हो जाता है। अब ये समझ गए कि विलायक में, बाष्पशील विलायक में अबाष्पशील विलेय पदार्थ घोलेंगे तो इसका बाष्प दाब ऑटोमेटिक कम हो जाएगा क्योंकि विलेय के कण उसको पृष्ठ से छोड़कर जाने ही नहीं देंगे और उसके कण जब उड़कर बाष्प में नहीं जाएंगे तो बाष्प दाब कम हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अतः विलयन का बाष्प दाब, यानी ये विलयन है, इसका बाष्प दाब विलायक के बाष्प दाब से कम होता है। ये बात राइट हो गई कि विलयन का जब इसके विलेय के कण बाष्प बनने ही नहीं देते हैं, रास्ते में रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं, तो इसका बाष्प दाब इस विलायक से कम होता है। इसी कारण विलयन के बाष्प दाब को वायुमंडलीय, आ गया देखिए वही बात, वायुमंडलीय दाब के बराबर बाष्प दाब। क्या दाब? किसी भी विलयन का बाष्प दाब, ये बाष्प दाब जो अंडरलाइन किया है, किसके बराबर हो जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए विलयन को उच्च ताप पर गर्म करना होगा। कितने? हम मान लेते हैं ये विलायक है, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्वथन कर रहा था, उबल रहा था। अब हम इससे अबाष्पशील इसमें पदार्थ मिला दिया, यही विलायक है और इसमें अबाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया। अब ये बाष्प बनाने नहीं देगा, लेकिन हमारे पास एक जरिया है, ताप को बढ़ा दें। क्या बढ़ा दें? बढ़ा दें। ताप को हम कर दें 50 की बजाय 70 डिग्री सेंटीग्रेड और ये उबलने लगे, तो 50 से 70 हो गया। 50 से विलायक, शुद्ध विलायक 50 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर उबल रहा था, यानी क्वथन कर रहा था। अब ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर क्वथन क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें विलेय पदार्थ मिला दिया गया है और क्वथनांक में कितने का तापमान बढ़ गया? 70 से 50 से 70 हो गया, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बढ़ गया। यही तापमान में वृद्धि क्वथनांक का उन्नयन कहलाती है। तो आगे पढ़ते हैं। अतः शुद्ध विलायक का बाष्प दाब विलयन के बाष्प दाब से अधिक होता है। ये बात सच है। जब शुद्ध विलायक है उसके रास्ते में विलेय जैसे कण रुकावट उत्पन्न नहीं करते हैं, उसकी पृष्ठ पर विलेय स्थान नहीं घेरते हैं। शुद्ध विलायक का क्वथनांक टी नॉट बार विलयन के क्वथनांक टी के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टी वी कहते हैं। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे? विलयन, विलयन में से हम विलायक को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? जो वृद्धि हुई थी, तो यहाँ पर लिखेंगे क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी वी बराबर टी माइनस टी नॉट, यानी विलयन का ताप हमें बढ़ाना होगा। जैसे हमने बताया था विलयन का तापमान जब हमने 70 किया था, विलायक का पहले से कितना था ऑलरेडी? 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड की जो वृद्धि हुई है यही क्या कहलाती है? क्वथनांक में उन्नयन। अब हम इससे संबंधित इसके फार्मूले का क्या करेंगे? व्युत्पत्ति करेंगे। फार्मूला कैसे बनेगा और दो भिन्न भिन्न विलायकों को लेकर हम इसके बाष्पशील, जो बाष्पशील विलयन का होता है उसको में अबाष्पशील जब विलेय पदार्थ घोलेंगे दो अलग अलग, तो एक नए फार्मूले की गणना करेंगे। अब इसको हम रब कर देते हैं। अब हम व्युत्पत्ति करेंगे दो भिन्न भिन्न विलयनों के लिए। अब इसको हम यहाँ पर रब कर देते हैं। अब दो भिन्न भिन्न विलयनों के लिए चलेगा।
तो दो भिन्न भिन्न विलयन में डालेंगे और विलायक में शुद्ध विलायक होगा, तो उसके लिए निम्न प्रकार से करेंगे। तो विलायक बाद दो भिन्न सांद्रता, भिन्न भिन्न दो बार लिखना चाहिए था, भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों के लिए वाष्प दाब, दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों के लिए वाष्प दाब व ताप के मध्य आरेख खींचने पर निम्न वक्र प्राप्त होता है। ये ताप दिया गया है और ये वाष्प दाब है। पहले विलायक था, हमने विलेय पदार्थ डाला तो विलयन बनाया प्रथम, और उसके बाद डाला दूसरा विलेय पदार्थ डाला तो बना दूसरा विलयन, दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन। तो इनकी रेखाओं को जब हम इस प्रकार से मिलाते हैं, इस रेखा को इससे मिला देंगे, तो ये देखिए एक त्रिभुज प्राप्त होगा, इसके मध्य एक त्रिभुज प्राप्त होगा, प्राप्त हुआ, और एक छोटा त्रिभुज इसके अंदर प्राप्त होगा। ये देखिए एक बड़ा त्रिभुज है, ये क्या है, अब इसका नाम देते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, और ये डी है और ये ई है। ठीक है, ये दो त्रिभुज मिले हैं, एक तो बड़ा वाला त्रिभुज है और एक दूसरा, और दोनों त्रिभुज समकोण है। कैसे हैं? समकोण है। तो इसके पॉइंटों को हम बड़े डॉटेड से दिखा देते हैं। ये त्रिभुज मिले हैं। इस आधार पर हम बताएंगे कि ताप में कैसे बढ़ोतरी हुई है और कैसे वाष्प दाब गिरा है, एविलेशन कैसे हुआ है, ताप के कैसे ताप में वृद्धि करनी पड़ी, क्वथनांक का उन्नयन क्यों करना पड़ा। तो यहाँ पर दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों के ताप और वाष्प दाब, ये रेखा वाष्प दाब की कहलाती है। ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और ये शुद्ध विलायक के लिए ताप है, और ये विलयन फर्स्ट का वाष्प दाब है और ये विलयन प्रथम का ताप है, और ये विलयन दूसरे के लिए, विलयन दूसरे का वाष्प दाब है और ये विलयन दूसरे के लिए ताप है। तो इसके बीच में संबंध देखेंगे। तो हम लेंगे पहले क्या, बड़ा त्रिभुज। बड़ा त्रिभुज लेंगे तो बड़े त्रिभुज में क्या आ जाएगा, त्रिभुज ई सी ई ए सी, और फिर लेंगे दूसरा त्रिभुज डी ए बी, या त्रिभुज पहले छोटा ले लें या बड़ा ले लें। तो लेते हैं निम्न आरेख में त्रिभुज ए बी डी बा, त्रिभुज ए बी डी, ये डी है, और दूसरा त्रिभुज है ए सी ई, त्रिभुज ए सी ई समकोण त्रिभुज हैं। कैसे हैं? समकोण त्रिभुज हैं। अतः समकोण त्रिभुज में हमें कर्ण से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसी स्थिति में ग्राफ हमेशा डायरेक्ट सीधा नीचे को गिरता है, तिरछा कभी नहीं बताते हैं। तिरछी रेखा में कोई भी गिरावट नहीं दिखाते हैं, हम हमेशा सीधी रेखा में दिखाते हैं। कोई भी तापमान में कमी हो, चाहे वाष्प दाब में, तो हम सीधी देखेंगे कितनी तापमान में कमी हुई। तो पहले लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे आधार बटे आधार, दोनों के आधार लिखेंगे। यहाँ देखिए ये एक आधार है और दूसरा ये आधार है, तो लिखेंगे आधार बटे आधार, पहले त्रिभुज का आधार उसके बाद में दूसरे त्रिभुज का आधार बटे, अब लंब ए बी लंब और ए डी लंब, लंब बटे लंब। हमें कर्ण से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमेशा तापमान या वाष्प दाब में गिरावट होती है वो एक सीधी रेखा में नीचे की ओर, अगर उठेगा तो एक सीधी रेखा में, ना कि तिरछी रेखा में, कोई भी घुमावदार रेखा में नहीं उठता है तापमान। अब देख लेते हैं पहले त्रिभुज के लिए। पहले त्रिभुज का आधार क्या है, ए बी, तो लिख देंगे ए बी।
देख लीजिए ए बी को, रेखा को साथ में चलेंगे, ए बी है, पहला आधार क्या है ए बी और दूसरा आधार क्या है ए सी। अब देख लीजिए ये बड़े त्रिभुज का आधार यहाँ से यहाँ तक गया और छोटे का सिर्फ यहाँ तक है, ए सी आधार हो गया। अब लंब देखेंगे, लंब क्या है, लंब है ए डी, ए से लेके डी तक और दूसरे के लिए ए ई, तो लिखेंगे ए डी और नीचे लिखेंगे ए ई, मिला लीजिए, सभी बातें सत्य हैं। क्या है ए डी लंब है और यहाँ पर ए ई बड़े त्रिभुज का लंब है। अब हम देखेंगे जो ए डी भुजा है, पहले हम देखेंगे ए बी की रेखा यही तो आ रही है, इन दोनों के बीच में ये आ रही है, इतनी ही बराबर है, किसके बराबर है ए बी के। तो कहाँ से कहाँ जाती है T1 माइनस T0 तक जाती है, कहाँ जाती है T0 तक। तो कमी कहाँ तापमान से हुई T1 से T0 तक, तो यहाँ पर लिख देंगे। एक बार फिर समझ लें आप, ये बार बार चांस नहीं आते और इतनी ताकत से बार बार हर बार नहीं बताया जा सकता है। तो देखिए ये जो ए बी भुजा है, दूरी कितनी है इतनी है, सिर्फ इतनी ही दूरी है और इतनी दूरी इसके साथ में यहाँ से नीचे चले आए तो ये देखिए T1 से कहाँ जा रही है T0 तक, तो ये भी ए बी के बराबर ही है इतनी भुजा। जो ए बी यहाँ पर है वो ए बी ऊपर है, तो यहाँ T1 से कहाँ जा रही है T1 और तापमान पहला ऐसे तो लिखेंगे T1 माइनस T0, यानी तापमान T1 से T0 तक जा रहा है। अब आ जाते हैं AC को देखते हैं। देखिए AC कहाँ तक है, AC यही तो है, इतनी लंबी भुजा। अब इसके नीचे डायरेक्ट यहाँ पर उतर आते हैं। चलिए AC ये है, A और C इतनी लंबी भुजा, ऐसे डायरेक्ट नीचे आते हैं तो हमें दो बिंदु मिल जाएंगे T2 माइनस T0, T2 माइनस T0। बहुत आसानी से आपको बता देंगे, आप कभी भविष्य में नहीं भूलेंगे। ये तो हो गई तापमान के गिरने की बात कि T1 से T0 तक पहुंचा और T2 से T0। अब आ जाते हैं, देखते हैं लंब भुजा क्या है AD, क्या है AD। आप देख लीजिए AD यहाँ से यहाँ तक है, कहाँ से AD यहाँ से यहाँ तक है, इतनी ही यहाँ पे P0 से P1 तक की दूरी है, P0 से P1 तक की दूरी AD के बराबर है। ये A पॉइंट है और ये D है, इतनी भुजा आई P0 से, तो यहाँ पर लिख देंगे P0 माइनस P1। ठीक है, अब ऐसे ही आप देख लीजिए AE, क्योंकि अब भुजा कौन सी है नीचे AE, तो AE तक जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक AE के बराबर होगा, A यहाँ होगा और E यहाँ होगा, ऐसे इसको यहाँ खिसका लाएंगे तो P0 से P2 तक जाएगी ये रेखा, तो यहाँ लिख देंगे P0 P2। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे, आगे के लिए हमें लिखना होगा चूँकि हम जानते हैं डेल्टा TV बराबर होता है T माइनस T0 होता है और डेल्टा P बराबर होता है P0 माइनस P, यानी कि अब भाई दो ताप हैं तो T को T1 कर लेंगे और P को P1 P2 दिखाएंगे। तो ये देखिए डेल्टा P1 हो सकता है, ये डेल्टा T1 हो सकता है, तो इसके आगे लिखेंगे यहाँ के लिए पूरे के लिए, तो ये लिख देंगे हम डेल्टा TV1। इस तापमान को हम लिख देंगे डेल्टा T1 क्योंकि पहले बिलियन के लिए है। दूसरे के लिए आ जाएंगे, ये T2 है तो इसे डेल्टा TV2 लिख देंगे। ठीक, ये देखिए वाष्प दाब में क्या है, कमी है, कुल विलेय और विलायक का विलयन का वाष्प दाब है, तो वाष्प दाब में कमी होती है डेल्टा P। पहले विलयन के लिए है तो P1, दूसरा है तो डेल्टा P और P2। ये संबंध हो गया किसका, ताप और दाब में। अब हम बताएंगे आगे, लिखेंगे किसी वाष्पशील
बिलियन के का क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीवी उस बिलियन के वाष्प दाब डेल्टा पी के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। और ये बात है डेल्टा टीवी समानुपाती किसके होगा, डेल्टा पी के। ये बात याद रखेंगे हम, क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अब आ जाएगा, हम इस पर लगाएंगे राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम लगाएंगे तो राउल्ट के नियम में बड़ी आसानी होगी। तो इसको हम रफ कर देते हैं, यहाँ पर चलते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे और इसको रफ कर देते हैं। हम जान गए कहाँ तक, डेल्टा टीवी। इसी के आगे लगाना, ये ख़त्म नहीं हुई अभी बात ख़त्म नहीं हुई। तो आगे लिखेंगे राउल्ट के नियमानुसार। राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट का नियम जानते हैं, किसी वाष्पशील बिलियन का आपेक्षिक वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, किसी बिलियन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसके मोल अंश के बराबर होता है। तो लिखना होगा किसी, इन लाइनों में से कोई भी लाइन आप शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, शॉर्ट करेंगे तो अंक कटेंगे। किसी बिलियन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसके मोल अंश एक्स, मोल अंश को किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स के बराबर होता है, के बराबर होता है। अब वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, क्या होता है, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट। ये है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है और उसकी अपेक्षा कर दी जाए विलायक के वाष्प दाब से, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो जाता है। वो किसके बराबर होता है, मोल अंश के बराबर होता है। अब मोल अंश के बारे में हम जानते हैं, x बराबर होता है n अपॉन कैपिटल N। ये होते हैं विलेय के मोल, ये होते हैं विलेय और विलायक के मोल, यानी कि हमें विलेय के मोल ने ही वाष्प दाब में कमी की है तो विलेय के मोल को ही ऊपर रखेंगे। यहाँ विलायक के मोलों से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर विलायक के मोल होते तो या करके हम लिख दे n अपॉन बिलियन के मोल। देखिए ये कैपिटल N स्मॉल n है विलेय के मोल के लिए और ये भी विलेय के मोल के लिए, लेकिन इसमें विलेय और विलायक जब ऐड कर लिए जाते हैं, दोनों को जोड़ लिया जाता है तो बिलियन के मोल बन जाते हैं। और मोल अंश के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, किसी बिलियन में उपस्थित विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या अतः उस बिलियन के संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को बिलियन का मोल अंश कहते हैं। तो ये बात हो गई, लेकिन हमें चाहिए है केवल ये, इसे आगे लिख देते हैं। तो यक्स के स्थान पर हम क्या रख देंगे, पी नॉट माइनस पी, यक्स के स्थान पर रख देंगे हम n अपॉन n प्लस कैपिटल N। अब हम इसको रफ कर सकते हैं, ये बात आगे भी हमें प्रूफ करनी पड़ेगी, एक बार डेल्टा टीवी में संबंध बताना होगा।
अभी ये क्वथनांक में उन्नयन इतना आसान नहीं है जितना अभी आप बना जा रहा है। तो ये हो गया, जहाँ n बराबर, मोलों की संख्या निकालते हैं तो आप जानते हैं कि भार में अणुभार का भाग देते हैं। क्या देते हैं? भार में अणुभार। यहाँ विलेय पदार्थ के अलग मोल निकाले जाएंगे और विलायक के अलग। तो क्या होगा? स्मॉल n बराबर होगा, विलेय का भार कम होता है तो उसे W1, ये आपको पिछले वीडियो में भी समझा चुके। विलेय पदार्थ का अणुभार कम होता है उसे स्मॉल m, M1। और कैपिटल N के बराबर क्या होता है? विलायक, तो उसे लिखेंगे हम W2, क्योंकि विलायक का भार अधिक होगा, हमेशा अधिक होगा, ये सदैव के लिए अधिक होता है। और विलायक का अणुभार M2। अब यहाँ पर हम ये W1, M1, M2 रख सकते हैं, किसके स्थान पर? इसके स्थान पर। तो P0 माइनस P0 रखिए वैल्यू को। तो n बराबर क्या है? स्मॉल W1 M1 बटे W1 M1 प्लस W2 बटे M2। देखिए आपकी किताब में ये वैल्यू कैपिटल में दी गई होगी, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग सीखेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो इस हिसाब से आपको हम सिखा रहे हैं कि आप ना भूलें। तो ये क्या हो गया? M1। अब ये पूरे बिलियन के लिए, ये क्या है? बिलियन। ये वैल्यू है बिलियन की। किसकी है? बिलियन की। आप गोला मत बनाएं, हम सिर्फ गोला इसलिए बना रहे हैं कि विलेय के मोलों की संख्या और बिलियन के मोलों की संख्या, ये भार है और अणुभार का भाग दे देते हैं। भार में हम किसमें, कोई भी पदार्थ हो, विलेय का भार हो और विलेय के अणुभार ले लीजिए, उसका भाग दे दीजिए, मोलों की संख्या n आ जाएगी। मोलों की संख्या को n से ज्ञात करते हैं। अब विलायक का भार ज़्यादा होता तो विलायक का अणुभार भी होगा। अणुभार ज़्यादा हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसे हमने M2 बता देते हैं। तो ये हो जाएगा कैपिटल N के लिए। आप इतनी बात को समझ रहे होंगे और अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर अब एक लाइन लिखने की ज़रूरत है। अब इसको चित्र की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। ये ग्राफ का काम खत्म हो गया। अब लिखेंगे एक लाइन इसमें, इसके लिए हम एक लाइन लिखेंगे और इसको डालेंगे समीकरण नंबर 1। क्या डालेंगे? समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ सदैव कम मात्रा में होता है। कैसी मात्रा में होता है? कम मात्रा में होता है। अब आप बात समझिए कि यदि बिलियन 100 ml है और उसमें 2 ग्राम भी आपने कोई विलेय पदार्थ डाल दिया, तो 102 ग्राम का जो बिलियन बना उसमें विलेय पदार्थ की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ बिलियन में। किसमें? बिलियन में, ना कि अकेले विलेय में। ये ऊपर वाला अकेला विलेय है और ये संपूर्ण बिलियन है। अतः W1 अपॉन M1 बराबर 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो इसको हम ऊपर लिखते हैं। अब आगे चलते हैं तो लिखते हैं P0 माइनस P अपॉन P0। यहाँ लिखेंगे W1 M1 मेन रेखा, लिखेंगे W1 M1 लिखे दे रहे हैं और प्लस में W2 अपॉन M2। अब इसकी वैल्यू को बता दिया गया है 0। क्या बता दिया गया है? 0 बता दिया गया है। अब 0 बता दिया गया है W1 M1 को, तो इसका काम ही खत्म हो गया। इसकी वैल्यू हो गई 0। अब 0 को, क्योंकि ये देखिए हम बता देते हैं दोबारा आपके लिए, W1 और M1 ये क्या है? विलेय और विलायक।
विलेय और विलायक के मोलों की संख्या है। चूंकि विलयन में विलेय पदार्थ कम मात्रा में होता है, इसे क्या मान दिया जाता है? शून्य। क्या मान लिया जाता है? शून्य। अब हम जानते हैं कि पी नॉट माइनस पी बराबर होता है किसके? डेल्टा पी के। अब देखिए इतनी वैल्यू किसके बराबर होती है? डेल्टा पी के। तो यहाँ पर रख देंगे डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बराबर W1, यहाँ पर लिखेंगे W1 बटे M1 और नीचे बचा है W2 अपॉन M2। ये बात जो यहाँ पर हमने W1 यहाँ कोष्टक में लिख देंगे W1 अपॉन M1 बराबर 0 कहाँ? बिलियन में। कहाँ? बिलियन में। अगर आप ये बात बता देते हैं तो आपसे एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा, इसका इम्प्रेशन बढ़ जाएगा, वो ये समझने लगेगा बच्चे के समझ में आया, ना कि रट्टा मारा है, रट्टा नहीं लगाया है, कि उसने ये समझा है कि बिलियन में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या होती है? ना के बराबर होती है, तो उसे हम शून्य मान लें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये बन गया। अब इसका क्या करेंगे? अंदर का अंदर गुणा बाहर का बाहर गुणा कर देंगे। तो डेल्टा पी बराबर पी नॉट बराबर क्या हो जाएगा? W1 इंटू M2 बटे, देखो ये बाहर वालों का बाहर गुणा करेंगे और अंदर वालों का अंदर, M1 इंटू W2। अब हम इसका पक्षांतर कर देंगे, डेल्टा पी के बराबर वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमने लिखा था अभी डेल्टा टी वी प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा पी के। यही बात पर तो हमें पहुंचना है। तो इसको अब हम रब कर देते हैं, साथ में नोट करते चलें। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब भी आएगा 4 अंक का आएगा, और ज़्यादातर आप अनसॉल्व पेपर उठाकर देखें उसमें पूछा गया है। इसको अब हम रब कर देते हैं और लिखते हैं, इसको हम उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा? डेल्टा पी बराबर W1 इंटू M2 इंटू बटे में लिखें यहाँ M1 इंटू W2 और गुणे में पी नॉट। एक ये पॉइंट जहाँ पर हम विलेय पदार्थ को शून्य मानते हैं, और ये पॉइंट, तो ये समीकरण नंबर, यहाँ भी नहीं समीकरण लगेंगे, इसके बाद में लिख देंगे। अभी लिखेंगे या यहाँ पर लिख दें नंबर 2। देखो उपर्युक्त, या लिखेंगे नहीं, इसे समीकरण ना लिखें तो बेहतर होगा, तो ऐसे ही लिख दें, ठीक है। तो इसके आगे लिखें, चूंकि बिलियन में विलायक का अणुभार, जिसे हम बोलते थे M2, क्या बोलते हैं? M2, वाष्प दाब पी नॉट सदैव स्थिर होता है, स्थिर होता है। कह रहा है बिलियन में विलायक, हमने बताया कोई एक टब ले और ये है एक विलायक भरा हुआ, एक पात्र में विलायक पदार्थ कोई भी भरा द्रव विलायक है। इसका जो वाष्प दाब हो गया, मान लिया हमने इसका 50 मिमी Hg है विलायक का वाष्प दाब। ये एक बिलियन है किसका? कोई भी एक पदार्थ ले लीजिए, हमने मान लिया ये विलायक है जल H2O। इसका अणुभार निकालिए, कितना होगा? 2। हाइड्रोजन क्या एक होता? 2 हाइड्रोजन और प्लस क्या करेंगे? 16 बराबर आएगा 18 ग्राम प्रति मोल। और जो इसका वाष्प दाब है वो कभी कम नहीं होगा। हम यहाँ पर भर लेते हैं इसकी जगह पर पारा, ये माना Hg है, क्या है? Hg है, पारा एक द्रव विलायक है।
इसका Hg का अपना एक क्या होगा, अणुभार, अणुभार एक होगा, और उसके बाद में इसका वाष्प दाब होता है 76 mmHg। तो इसका ये वाष्प दाब कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं, कहने का मतलब है स्थिर होता है, घटता बढ़ता नहीं है। और गड़बड़ी कब होती है, जब हम इसमें विलेय पदार्थ घोल देते हैं। क्या घोल देते हैं, विलेय पदार्थ। वाष्प दाब में कमी और अधिकता तभी आती है जब हम इसमें विलेय पदार्थ घोल देते हैं। विलायक से तो कोई मतलब नहीं है। जैसे जल है, जल भरा है एक पात्र में, ये कितने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्वथन करता है, ये इसका परमानेंट है शुद्ध जल का, ये कभी घट बढ़ सकता है नहीं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जम जाता है, ठीक है। और इसका अणुभार कितना है, 2 प्लस ऑक्सीजन के 16 18, ये 18 कभी 19 तो होंगे नहीं, 19 नहीं हो जाएंगे, 20 नहीं होंगे, 18 ही रहेंगे। तो इसका मतलब है कि विलयन में विलायक का अणुभार m2 वाष्प दाब P सदैव स्थिर रहता है। अतः अब इसके आगे लिखना है, अतः m2 बा P0 बराबर 1 होता होगा। क्या होगा, जब स्थिर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो इसे लिखेंगे अब डेल्टा P बराबर W1 इंटू M1 को, M2 को हमने क्या मान लिया 1 बटे M1 इंटू W2, और P0 भी क्या हो गया 1, P0 को क्या रख देंगे 1। कौन कौन है 1, एक M2 और एक P0, तो P0 भी 1 हो गया, M2 1 हो गया। बचा क्या, डेल्टा P, क्या बचा है, डेल्टा P बराबर होता है, क्या बचा है, आप सही से लिख दें, डेल्टा P बराबर W1 अपॉन M1 इंटू W2, समीकरण नंबर 2 दे दें। अब इसको हल करते हैं। अब इसकी वही पुरानी बात, इसको रब कर देते हैं, वही पुरानी बात पे आ जाएंगे, अटल हो जाएंगे कि किसी विलयन का वाष्प दाब, क्या लिखेंगे, किसी विलयन का क्वथनांक उन्नयन, वाष्प दाब नहीं, क्वथनांक उन्नयन उसके वाष्प दाब के समानुपाती होता है। आप जानते हैं क्वथनांक उन्नयन को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टीवी बताते हैं, डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। और किसके समानुपाती है, वाष्प दाब के, तो प्रोपोर्शनल डेल्टा पी। और आप जानते हैं डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है, W1 अपान M1 इंटू W2, तो रख दीजिए, तो डेल्टा पी समीकरण 2 का मान किस में रख दें, इसमें, तो डेल्टा टीवी बराबर प्रोपोर्शनल W1 अपान M1 इंटू W2, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो के नियतांक लाएंगे, डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल हटाया तो यहाँ पर हो जाएगा के बी इंटू W1 अपान M1 इंटू W2। ठीक, अब हम जानते हैं कि किसी विलयन की सांद्रता या अनुपात हमेशा 1000 ml में व्यक्त की जाती है, किसमें, 1000 ml में ही व्यक्त की जाती है। तो 1000 ml का इसमें हम गुणा कर देंगे, हाँ लिखेंगे, अतः डेल्टा टीवी बराबर यहाँ पर हो जाएगा, ये के बी तो हो गया है, तो यहाँ पर आगे लिख देंगे किसी विलयन की सांद्रता सदैव
1000 ml में व्यक्त की जाती है, तो 1000 ml का हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू में गुणा कर देंगे, क्योंकि मोलों की संख्या को निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिखेंगे डेल्टा टी वी के बी इंटू W1 इंटू 1000 बटे M1 इंटू W2 इति सिद्धम। इसी पर प्रश्न आते हैं अंकिक और इसको हल करना है। और इसी के अनुसार एक और होता है क्वेश्चन, जैसे क्वथनांक में उन्नयन। ये किस में हो गया, क्वथनांक में उन्नयन। हिमांक में अवनमन, अवनमन को कैसे ज्ञात करेंगे, बस यहाँ पर डेल्टा टी एफ आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर के बी की जगह पर हम क्या कर देंगे, के एफ इंटू W1 इंटू 1000 बटे M1 इंटू W2। ये होता है हिमांक में अवनमन। नमन क्या लिख दिया इतना लंबा। तो ये हो गया आपका क्वथनांक में उन्नयन, और यही आपका फार्मूला सिद्ध करने के लिए, यहाँ तक करने के लिए, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ग्राफ बनाकर, यहाँ तक सिद्ध करने के लिए आपको 4 अंक प्राप्त होंगे। और वेरी इजी, क्या लिखेंगे, वेरी इजी है, ये इजी है आपके लिए, और इसे आसानी से सिद्ध कर सकते हो आप। हमने सिखा दिया है, इसी प्रकार से आपको दूसरा भी सिखाएंगे। अब अपना तीसरा टॉपिक है विलयनों के अणुसंक के गुणधर्म में तीसरा टॉपिक है हिमांक में अवनमन। हिमांक में कमी, किसी भी पदार्थ, द्रव पदार्थ को जल्दी से हिम में बदलने के लिए हम उसमें ऐसा पदार्थ मिलाएं कि उसको तापमान को उसके मेन बिंदु तक ना ले जाकर उससे पहले ही हिम में बदल दें, बर्फ़ बना लें, तो ये कहलाता है, जो कम तापमान पर ही वो बर्फ़ में बदल जाए तो ये हिमांक का अवनमन कहलाता है। आपको एक नॉर्मल बात बताते हैं, आपके घर में फ्रिज होगा, रेफ्रिजरेटर में आप क्या करें, एक शुद्ध जल को एक बर्तन में भरकर रख दें और एक में नमक या शक्कर या दूध वगैरह कोई चीज़ मिलाकर रख दें, और एक निश्चित समय अंतराल के बाद देखेंगे तो जिसमें मिक्स की गई है चीज़, यानी विलयन बना हुआ पदार्थ पहले हिम में बदल जाएगा, क्योंकि उसका तापमान कम ही ताप पर वो हिम में बदल जाएगा, वो ठोस प्रावस्था में बदलने लगेगा। इसका कारण है उसमें उपस्थित विलय पदार्थ। और जो शुद्ध जल होगा, जब तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नहीं होगा रेफ्रिजरेटर का, तब तक वो जल नहीं जम सकता है। हाँ, शुद्ध जल ही शुद्ध जल होता है, और शुद्ध जल में इलेक्ट्रिसिटी कभी पास नहीं करती है। और जो अपने यहाँ नॉर्मल हैंड पाइप नलकूपों का जल निकलता है, वो शुद्ध जल बिल्कुल मात्रा में नहीं होता है। शुद्ध जल आरओ का होता है, वो भी 100% नहीं होता है। तो शुद्ध जल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शुद्ध जल पीने की कोशिश करें, क्योंकि अशुद्ध जल से कई हानिकारक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन और इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि कैसे गिरावट आती है हिमांक बर्फ़ में बदलने के लिए। तो बर्फ़ में जल्दी से बदलना है तो हमें पढ़ना है क्या, पहले हम जानेंगे हिमांक क्या होता है। कह रहा है जिस ताप पर किसी पदार्थ की ठोस, जिस ताप पर कोई भी पदार्थ हो उसकी ठोस प्रावस्था, जैसे लोहा है उसकी ठोस प्रावस्था होती है, जल भी है उसकी भी ठोस प्रावस्था, बर्फ होती है। तो जिस ताप पर किसी पदार्थ की ठोस तथा द्रव प्रावस्थाओं के वाष्प दाब बराबर होते हैं, यानी कि जब द्रव की जो प्रावस्था है उसकी ठोस प्रावस्था का वाष्प दाब ठोस के बराबर होता है, तो पदार्थ का हिमांक कहलाता है। ये हो गई हिमांक के बारे में। इस लाइन से हिमांक से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हिमांक के बारे में जानना भी जरूरी है कि बर्फ़ कैसे बनती है। तो आ जाते हैं अपनी मेन लाइन पे।
हिमांक में अवनमन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ, जैसे हमने चित्र के माध्यम से अभी बताया था कि वाष्पशील विलायक हो, जैसे जल वाष्पशील विलायक है और उसमें एक ऐसा पदार्थ डाल दें, जैसे आप डाल दें मक्खन डाल दें, कोई गरी वगैरह डाल दें, कोई भी मतलब है पौष्टिक आहार डाल दें जिन्हें कहते हैं ड्राई फ्रूट्स आप उसमें डालकर रख दें, तो वो क्या करेंगे, एक विलेय पदार्थ का कार्य करेंगे और वो उसकी पृष्ठ को घेर लेंगे। तो क्या करेंगे, अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर उसके वाष्प दाब में जो कमी आती है, अब भाई वाष्प दाब में कमी आ जाएगी, वो हिम जल्दी ही बन जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन थोड़ा सांद्र भी हो जाएगा, गाढ़ा भी हो जाएगा, और गाढ़ी चीज़ जो है वो बर्फ़ में जल्दी से बदल जाती है। इस बात को आप जानते हैं, आप एक्सपेरिमेंट भी कर चुके होते हैं। घर में बहुत से लोग एक्सपेरिमेंटल होते हैं। साइंटिस्ट को कहते हैं अनोखा, मतलब जो एक किसान होता है वो भी एक अनोखा साइंटिस्ट होता है, उससे बड़ा भी कोई नहीं होता है, क्योंकि वो भी मिट्टी सूंघकर बता देता कि फसल कब उगेगी। तो ऐसे ही होता, आप भी एक साइंटिस्ट हैं, बस आप इन चीज़ों से परे होते हैं, जानते नहीं हैं कि आप जानते हैं कि गाढ़ी वस्तु को अगर रखेंगे फ्रिज में तो वो जल्दी से बर्फ़ में बदल जाएगी, और जल को रखेंगे वो पतली होती है, वो नहीं बदलेगी। गाढ़ा तभी होगा जब उसमें अवाष्पशील चीज़ मिला देंगे, जिसके कारण विलयन की द्रव व ठोस अवस्थाओं के वाष्प दाब, विलयन की द्रव और जो ठोस अवस्था है उसके वाष्प दाब, विलयन जैसे बर्फ बनेगी उसका वाष्प दाब, और द्रव जल है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अतः विलयन का हिमांक कम हो जाता है, यानी विलयन जल्दी से ही जम जाता है। शुद्ध विलायक व विलयन के हिमांक के अंतर को हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, हिमांक का अवनमन, इसे लिखते हैं डेल्टा टी एफ। यहाँ यफ का सिंबल इसलिए लगाते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट है, ये यफ लेते हैं, फ्रीज हो रहा है। बी ले रहे थे, बी का मतलब होता है बॉइलिंग, VOILLING, बॉइलिंग यानी बॉइलिंग पॉइंट क्वथन। तो ये होता है T0 माइनस टी, यानी कि हमारा जो विलायक का तापमान है वो सॉल्यूशन से अधिक होता है। जैसे हमने मान लिया शुद्ध जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्वथन करता है या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये होता है, तो T0 माइनस TS हो जाएगा, क्योंकि तापमान में कमी आएगी। तो तापमान में कमी होगी पहले ही तापमान पर। यदि कोई जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, उसमें अब कुछ हमने मिला दिया, तो अब वो कितने 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले ही 0 होने से पहले ही जम गया, 0 होने से पहले ही जम गया। क्यों? बर्फ में बदल गया, क्यों? हिमांक में बदल गया, क्यों? क्योंकि उसमें हमने क्या मिलाया था, अवाष्पशील विलेय पदार्थ। ये भाई जल्दी से ही उसको सांद्र भी कर देते हैं, अपने कणों की उपस्थिति के कारण उसको जल्दी से हिम में भी बदल देते हैं। तो इसको भी क्वथनांक में उन्नयन के तरह वक्र से समझेंगे, दो भिन्न भिन्न विलयनों और विलायकों के मध्य समझेंगे। तो इस बात को रफ कर देते हैं और आगे लाइन लिखते हैं, आगे लाइन लिखते हैं और इसका ग्राफ बनाते हैं। इसमें समय काफ़ी खर्च हो जाता है, नहीं तो आपके साथ में ही लिखें तो वीडियो में क्या होगा, आपका समय ज़्यादा खर्च होगा, और हम ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहते हैं छोटे से वीडियो में आप समझे, फिर भी आपके लिए काफ़ी समय हो जाता है। क्या करें, टॉपिक ही इतने बड़े हैं। तो लिखेंगे विलायक बा दो भिन्न भिन्न सांद्रता ताओं वाले विलयनों को ग्राफ की
सहायता से निम्न वक्र प्राप्त होता है। निम्न वक्र प्राप्त होता है। वक्र के लिए हमें चित्र बनाना होगा। तो हम आ जाते हैं ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, जैसे हमने समझा था क्वथनांक में उन्नयन, बिल्कुल उसी प्रकार से ये भी ग्राफ है। और लिखा है क्या, विलायक व दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले विलयन के ताप व वाष्प दाब में निम्न वक्र प्राप्त होता है। ताप में और वाष्प दाब में क्या संबंध होगा, सेम होगा, बिल्कुल सेम करेंगे जैसा होगा, बस ग्राफ में चेंजिंग होगी, वरना फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की एक एक स्टेप बिल्कुल सेम होती है, एक समान होती है। तो यहाँ पर नाम दे देते हैं, पहले नामकरण कर देते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी और डी और ई। तो ये हो गए। अब देख लीजिए, आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक बड़ा त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज। तो बड़ा त्रिभुज ये है, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये एक बड़ा त्रिभुज है, ये क्या है, बड़ा त्रिभुज। और एक दिख रहा है छोटा त्रिभुज, और दोनों की स्थिति समकोण के समान होती है। तो लिखेंगे वक्र, निम्न वक्र में त्रिभुज, पहला त्रिभुज होगा क्या, ई सी डी, छोटा त्रिभुज ले लेंगे, ई सी डी बा त्रिभुज ए बी डी समकोण त्रिभुज हैं। कैसे हैं, समकोण त्रिभुज हैं। और हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में हमें क्या लेना, आधार बटे आधार और लंब बटे लंब। तो पहले दोनों त्रिभुजों के आधार ले लिए। पहले त्रिभुज का आधार क्या है, ए सी, ये सी नहीं दिख रहा है तो थोड़ा विलयन को यहाँ पर मिटा देते हैं, ये है। दो अलग अलग सांद्रताएं, ये लिख गया आपका विलयन। पहले हमारा विलायक था, यहाँ पर हमारा विलायक था, उसमें हमने विलेय पदार्थ डाला, विलयन बन गया पहले के लिए। उसी विलायक में हमने अलग से विलायक लिया और विलयन दूसरा विलेय पदार्थ डाला तो विलयन 2 बन गया। तो पहले विलयन में इतनी कमी आई, दूसरे विलयन में इतनी कमी आई, तो ये कमी ही तापमान में जो कमी हो रही है T2 यानी T0 से आ रही है T1 या T2 तक, ये जो कमी प्रदर्शित हो रही है वो क्या कहलाती है, डेल्टा TF कहलाती है। तो ये कमी ही डेल्टा TF कहलाती है। इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसका फार्मूला जो हमने बताया था, डेल्टा TF बराबर KF इंटू W1 इंटू 1000 बटे W1 इंटू M2। तो M1 इंटू M2 लिखना है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, बिल्कुल उसी सिद्धांत पर चलना होगा। तो लिखेंगे हम पहले त्रिभुज का आधार बटे आधार और लंब बटे लंब, क्योंकि हमें कर्ण से मतलब नहीं होता, कर्ण कोई सीधी रेखा नहीं होती है, कर्ण एक तिरछी होती है, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को लेंगे और बेस को लेंगे। तो यहाँ पर आधार पहला क्या, EC, पहले त्रिभुज का आधार है EC। तो क्या लिखा हमने, अरे यहाँ पर क्या लिख दिया, त्रिभुज ECD है, ECD उल्टा लिख दिया था, ECD है, पहला त्रिभुज है ECD, फिर दूसरा है ABD। तो इसमें लिखेंगे पहले ही आधार है EC और दूसरे का आधार क्या है, इतना बड़ा AB। तो AB लिख देंगे बराबर लंब, पहले त्रिभुज का कितना है CD, यही तो लंब है यहाँ से यहाँ तक, बस जितना ये P0 से P1 है उतना ही यहाँ पर ये लंब है। तो डी से लिखेंगे DC बटे, अब लंब कितना है DB, यहाँ से यहाँ तक लंब पड़ा हुआ है तो इसे बोलेंगे DV। अब वैल्यू रख देंगे। अब देख लीजिए आधार EC, ये नीचे चली आ रही रेखा किसके बराबर है,
T0 से T1 पे आ रही है, तो यानी कि ये रेखा जो है वो किसके समान है, इस अंतर वाले के, इसके बीच की दूरी के समान है। तो EC किसके बराबर है, T0 माइनस T1। तो यहाँ पर लिख दीजिए T0 माइनस T1 बटे, अब देख लीजिए आधार हमें लेना AB की दूरी कितनी है, इतनी, यहाँ से यहाँ दोनों रेखाओं के बीच में, यानी कि T0 से आएगी कहाँ तक, T2 से, T0 से T2 तक आ रही है, तो इतनी रेखा ही यहाँ इस वाले बड़े त्रिभुज का आधार है। तो T0 माइनस T2 बराबर, अब आ जाते हैं लंब पर। लंब देखेंगे, देखिए पहला लंब DC, CD या DC बोलेंगे, तो ये लंब है किसके बराबर है, ये जो दूरी है P0 से P1 के, इतनी दूरी को अगर यहाँ ले जाएं तो इसमें फिट हो जाएगी लंब में, तो ये इतनी दूरी इसके बिल्कुल समान है। यहाँ से इस दूरी को खिसका लाइए और इसमें फिट कर दीजिए, तो इसमें फिट करना है तो कितनी दूरी पर पहुँचेंगे, P0 माइनस P1 आ गई। और ये बड़े वाले लंब की दूरी इसको यहाँ खिसका लाएं, यहाँ फिट कर दें, तो कहाँ पर हो जाएगी, P0 माइनस P2 पर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा P0 माइनस P2। अब इसको हम चेंज कर लेंगे। हम जानते हैं डेल्टा TF बराबर होता है T0 माइनस T1 T। अब चूंकि ये 1 बिलियन के लिए यहाँ दो अलग अलग भाई बिलियन है, तो इसीलिए 1/2 दिया गया है। और हम जानते हैं दूसरी बात, कॉमा डेल्टा P बराबर होता है P0 माइनस P। तो यहाँ दो प्रेशर हैं, P1 P2 है, तो इसे वैल्यू बना देंगे, तो इसके लिए लिख देंगे डेल्टा TF1 और नीचे लिख देंगे डेल्टा TF2 दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट, और इसके लिए लिख देंगे डेल्टा P1 और इसे लिख देंगे डेल्टा P2। बन गया। अब ऐसा ही यहाँ पर पहले क्या था, V1, यहाँ था V2, यहाँ सेम बात है। अब लिखेंगे किसी बिलियन का हिमांक अवनमन उस बिलियन के वाष्प दाब के समानुपाती होता है। तो डेल्टा TF किसके समानुपाती है, प्रोपोर्शनल डेल्टा P के। पहले किसके समानुपाती था, डेल्टा TV के। अब यहाँ पर हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है तो TF के समानुपाती है। सेम है, बस जहाँ पर B लगाता उसे F में बदल देना है। अब आ जाते हैं राउल्ट के नियमानुसार, इसको रफ कर देते हैं। अब हमें इस चित्र की कोई आवश्यकता नहीं है और ये सब रफ कर देते हैं। जो लाइन हमारी मेन बची थी उसको हम बचा लेते हैं। हमें इसी संबंध में आना है, लेकिन डेल्टा P की वैल्यू बनानी है। अब हम लगाएंगे राउल्ट का नियम। तो ये राउल्ट का नियम है, ये समानुपाती निशान लिखा रहने दो। अब राउल्ट के नियमानुसार चलेंगे और राउल्ट का नियम आप जानते हैं। राउल्ट के नियमानुसार लिखना पड़ेगा आपके लिए भाई, किसी बिलियन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मोल अंश के बराबर होता है। मोल अंश के बराबर होता है। भाई ये लाइन लिखनी पड़ेगी,
प्रिय मित्रों, ये लाइन लिखने पड़ेगी, अगर आप लिखेंगे नहीं आपके अंक कट जाएंगे। तो ये लाइन भी लिखनी होगी, हर बार लिखनी पड़ेगी। तो मोल अंश के बराबर होता है, तो लिखेंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, पी नॉट माइनस पी, विलायक का वाष्प दाब विलयन का वाष्प दाब, पी नॉट किसके बराबर, मोल अंश। और मोल अंश बराबर यक्स बराबर आप जानते हैं एन अपॉन एन प्लस एन, या कैपिटल एन विलायक का निकालना हो तो कैपिटल एन ऊपर रखेंगे, ये होते हैं। तो हमें सिर्फ विलय का ही चाहिए होता है, तो विलय का ही रखिए। अब रख देंगे, तो दूसरी लाइन लिखेंगे पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, यक्स की जगह पर रख देंगे एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन लिख देंगे। तो इसके लिए हमें मालूम है एन बराबर क्या होता है, विलय का भार बटे विलय का अणुभार, और कैपिटल एन बराबर, चूंकि दोनों चीज़ें हैं, विलय का भार नहीं सॉरी विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार, ये चीज़ें लिखनी होंगी। तो हम वैल्यू रख देते हैं पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, रखेंगे W1 अपॉन M1, W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। ये हो गया आपके लिए, ये हो गया। अब हमें क्या है, इसकी वैल्यू को शून्य करना है, याद आई वही बात। W1 अपॉन M1 विलयन में क्या होता है, कम मात्रा में होता है, तो लिख देंगे यहाँ पर, इसको ऐसे खींच लेते हैं लाइन को, लिखेंगे चूंकि विलयन में विलेय पदार्थ, क्योंकि राउल्ट का नियम किस पर लागू होता है, तनु विलयनों पर। विलयन जब जरूरत से ज़्यादा पतला होगा तो विलयन में विलेय पदार्थ सूक्ष्म मात्रा में मिलाया जाता है। राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयनों पर नहीं। तो विलयन में विलेय पदार्थ कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है, अतः W1 बटे M1 बराबर 0 होगा। कहाँ की बात है, विलयन की बात है। तो हम पूरे फार्मूले को लिखेंगे पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, और लिखेंगे W1 अपॉन M1 और W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। अब चूंकि ये विलयन में होता है 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और आगे लिख देंगे W1 अपॉन M1 बराबर 0, कहाँ, विलयन में। अगर ऊपर 0 हो जाए तो पूरा मामला ही बिगड़ जाएगा, ऊपर 0 नहीं होता है। अब बचता है क्या, अब बचा है, इसको हमें बदलना है। हम जानते हैं डेल्टा P बराबर, हम जानते हैं P नॉट माइनस P बराबर होता है डेल्टा P होता है। तो डेल्टा P को यहीं रख देंगे, डेल्टा P अपॉन P नॉट, क्योंकि P नॉट माइनस P बराबर क्या होता है, डेल्टा P। तो P नॉट होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब हमारी वैल्यू क्या बची, W1 अपॉन M1, यहाँ बचेगी W2 अपॉन M2। अब देखिए, इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा P बराबर P नॉट बराबर हो जाएगा, ऊपर होगा W1 मल्टीप्लाई हो रहा है M2 का, बटे में हो जाएगा क्या, M1 इंटू W2। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। अब ये समीकरण 1 हो गया। अब हम समीकरण 1 का पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करेंगे और वहीं पर लाएंगे अपने मूल बिंदु पर। तो डेल्टा P बराबर W1 इंटू M2 इंटू M1
इंटू W2 इंटू पी नॉट। जैसा कि हमने किया था क्वथनांक के उन्नयन में, वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब और विलायक का अणुभार का मान सदैव स्थिर होता है। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, चूंकि विलयन में विलायक का अणुभार, विलायक ज़्यादा होता है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, M2, ज़्यादा के लिए M2। अणुभार वाष्प दाब P नॉट सदैव स्थिर होता है, सदैव स्थिर होता है। ये चीज़ें क्या होती, P नॉट और M2 विलायक में हमेशा स्थिर होते हैं। हमने बताया था जल है तो जल का अणुभार अगर 18 है तो 18 ही रहेगा। यदि क्लोरीन है 17.5 है, 35.5 है तो वो 35.5 हो रहेगा, 36 कभी नहीं होगा। इसी प्रकार से उसका अगर वाष्प दाब 50 मिलीमीटर ऊर्ध्वाधर स्तंभ है तो वो उतना ही रहेगा, कभी भी घटेगा बढ़ेगा नहीं। तो इनके मान अतः M2 बा P2 बराबर 1 होता है। तो डेल्टा P बराबर बचेगा W1 इंटू 1 हो जाएगा M2 का मान और P2 का, क्योंकि विलायक में जो वाष्प दाब होता है और अणुभार होता है वो हमेशा क्या रहता है, 1 होता है, स्थिर रहता है। स्थिर वैल्यू हमेशा 1 होती है। सिर्फ विलयन में वाष्प दाब में कमी जो आती है वो सिर्फ विलेय पदार्थ मिलाने के कारण ही आती है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, W1/M1 इंटू W2। अब हम इसको बना लेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बताया था, किसी विलयन के हिमांक अवनमन, यहाँ पर अणुभार को हमने मिटाया M2, ये लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे किसी विलयन का हिमांक अवनमन डेल्टा TF, अब हम नाम भी दे रहे हैं, उस विलयन के वाष्प दाब डेल्टा P के समानुपाती होता है, डेल्टा P के समानुपाती होता है। तो डेल्टा P बराबर प्रोपोर्शनल होता है, डेल्टा TF प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा P के। ये पुरानी बात आ गई जो पीछे हमने बताई थी। अब डेल्टा P का मान क्या है, W1/M1 इंटू W2 रख दीजिए। तो डेल्टा TF बरा प्रोपोर्शनल लगाए रखेंगे अभी, तो लिखेंगे W1/M1 इंटू W2। अब यहाँ प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो KF नियतांक ले आएंगे, प्रोपोर्शनल हटाया तो KF नियतांक आया, W1 का मल्टीप्लाई रहेगा M1 इंटू W2। और हम जानते हैं कि किसी विलयन की जो आणविकता होती है वो 1000 ml में व्यक्त की जाती है। किस में व्यक्त की जाती है, 1000 ml में व्यक्त करते हैं। हाँ लिखेंगे विलयन की सांद्रता या उसमें विलेय पदार्थ की उपस्थिति, विलयन की सांद्रता सदैव 1000 ml में व्यक्त की जाती है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF बराबर KF इंटू W1 मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का बटे में लेंगे M1 इंटू
W2 और ये हो गया इति सिद्धम। अब ये आपके 2 पॉइंट पूरे हो गए इस वीडियो में, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन। अब शेष बचा है प्रसरण दाब। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। और आप वीडियो में यदि हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी वीडियो आपको मिलेगा तो तुरंत ही आपके लिंक पहुंच जाएगा। कोई भी वीडियो आने से पहले आपको जैसे अपलोड होगा आपको पहुंच जाएगा। और वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू, धन्यवाद।